अच्छा, इतना ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप कितना ज़्यादा मेहनत करते थे? कोचिंग जाते थे और ऑनलाइन क्लास करते थे। सेल्फ स्टडी का उतना टाइम नहीं मिलता था, फिर भी मतलब कि सोने और खाने के अलावा मतलब जो भी टाइम मिलता था तो वो पढ़ाई पे जाता था। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का भी आपने उपयोग किया है पॉजिटिव वे में एजुकेशन के लिए? यस सर, यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास। कैसा था कि आप बर्डन लेके पढ़ते थे, ज़्यादा भार लेते थे सर पे कि नहीं कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा या माइंड फ्री होके? हाँ, पढ़ाई के लिए कि सबसे पहले हम बुक को पढ़ें, मतलब कि जो सब सर पढ़ा रहे हैं उससे मतलब कि जिस दिन हम पढ़ने जा रहे हैं उस दिन सर क्या पढ़ाएंगे उससे पहले हम उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में से नहीं नहीं पता है। पता। जय हिंद, मैं हूँ प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज़। बता दूँ आप मेरे साथ देख रहे होंगे, एक हमारे देश की बेटी है और ये हम बोले तो बिहार का गर्व की बात है कि ये बिहार में जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज और अपने राज्य का नाम ऊंचा बता दें कि ये जो रमा भारती हैं बिहार में, इन्होंने साइंस जो +2 का कल रिजल्ट आया था उसमें इनका चौथा रैंक है ऑल ओवर बिहार में और पांचवा रैंक है फुल सभी सब्जेक्ट को मिला करके। साइंस में वैसे तो ये अपने जिला में टॉप की हैं, बता दूं अररिया जिला है और ये प्रखंड आपका अररिया पड़ता है और ये तेगछिया गांव है। एक गांव है, मतलब ज़्यादा तरक्की नहीं है, बशर्ते बता दूं ये हमारा लोकल क्षेत्र है। विकास से आपको अगर मेरे वीडियो में आप देखे होंगे पहले तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा वंचित भी है। फिर भी एक छोटे इलाके से पूरे बिहार में नाम करना एजुकेशन में, वो भी साइंस में, और डिस्ट्रिक्ट टॉप करना और एक छोटे से स्कूल में गांव में रह के पढ़ाई करना, ये कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और एक चैलेंज भी है कि क्या चैलेंज इसने फेस किया, क्योंकि आज के समय में एजुकेशन टफ हो चुका है। ज़्यादातर कोचिंग को कुछ प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, कुछ लोग सेल्फ स्टडी को प्रेफर करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे रमा जी से कि आखिर इन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया, सेल्फ स्टडी को ज़्यादा किया, और आप लोगों को भी इससे इंस्पायर होना होगा जो भी 12th के स्टूडेंट हैं कि इनके बारे में जान के कि आपको भी कैसे आप अपने मंजिल को पा सकते हैं और जो 12th की आगे आने वाली एग्जामिनेशन है आप खुद में कितना करेंगे प्रिपरेशन कि आपका भी एक रिजल्ट अच्छा है। सबसे पहले रमा जी, स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सर, आप लोग इतना दूर से आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बधाई हो कि आपने हमारे जिला का, राज्य का नाम रोशन किया है और अपने समुदाय का और अपने समाज का भी नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके पिता आज बहुत खुश होंगे और पूरे गांव वाले खुश होंगे। सबसे पहले बताइए, आपका 10th कब पास हुआ था? 10th 2021 में। 10th में क्या रिजल्ट था आपका? 10th में हम स्टेट में 9th रैंक लाए थे, टॉप किए थे। 10th में भी? हाँ, और जिला में सेकंड स्थान था मेरा। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये हिंदी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं फुल इंग्लिश मीडियम? हाँ, हिंदी मीडियम है मगर इंग्लिश में दिक्कत नहीं होता है हमको। नहीं, अच्छा पढ़ लेते हैं इंग्लिश भी। हम्म, अब बिहार बोर्ड, अब मतलब बिहार बोर्ड से ही आपका पढ़ाई रहा हमेशा से? हाँ, मेरा हमेशा से बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई रहा। उसके बाद 10th में भी 9th रैंक था पूरे ऑल ओवर स्टेट में, और उसके बाद क्या प्लान किया कि आपने 12th में अच्छा खासा और पूरे जिला में टॉप किया आपने? नहीं समझे सर, फिर 10th में आपने 9th रैंक लाया, उसके बाद आपने क्या प्लान किया कि फिर फर्स्ट करना है पूरे स्टेट में 12th में? हाँ, कोशिश तो यही था कि हमको मतलब कि पूरा बिहार में फर्स्ट रैंक लाना है। इसके लिए मम्मी पापा सब मदद किए और हमको यहाँ पे मतलब कि साइंस पढ़ाने का मतलब कि सुविधा नहीं था तो हमको पूर्णिया भेजा गया। पूर्णिया में हम कोचिंग किए और फिर ऑनलाइन क्लास के ज़रिए पढ़ाई की। बता दो, कोचिंग आप देखे होंगे हर पग पग पे एजुकेशन, वैसे इन बिहार जैसे स्टेट में बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि एजुकेशनल बिजनेस हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी बच्चे अपने आप में इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो कोचिंग भी करके अच्छा खासा नंबर ला रहे हैं। जैसे टॉप किया है रमा जी ने, उसी कॉलेज और उसी जो कोचिंग सेंटर होगा उसके भी बहुत सारे बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इतना नंबर नहीं लाया। फिर भी बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अगर बड़ी उपलब्धि चाहिए तो अपने आप में मेहनत करना होगा। अच्छा, इतना ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप कितना ज़्यादा मेहनत करते थे? कोचिंग जाते थे और ऑनलाइन क्लास करते थे। सेल्फ स्टडी का उतना टाइम नहीं मिलता था, फिर भी मतलब कि सोने और खाने के अलावा मतलब जो भी टाइम मिलता था तो वो पढ़ाई पे जाते थे। कितना टाइम पढ़ते थे फिर भी 24 आवर में 6-7 घंटा सोने का हटा के लगभग कितना दिन, अब कितना टाइम पढ़ते थे? 9 बजे हम कोचिंग पढ़ने चले जाते थे, हम्म। उसके बाद फिर हम आते थे 2 बजे। उसके बाद 1-2 घंटा छोड़ करके फिर उसके बाद हम लाइव क्लास करते थे, तो फिर लगभग 9 बजे तक हम पढ़ते थे, उसके बाद खाना पाना खा करके मतलब सो। डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी आपने उपयोग किया पॉजिटिव वे में एजुकेशन के लिए? यस सर, यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन में ज़्यादातर किस टीचर को प्रीफर करते थे आप ऑनलाइन में? ऑनलाइन में हम एक राहुल चंद्रा सर हैं पटना से,
उन्हीं उन्हीं का क्लास करते थे। वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे, क्योंकि टीचर नहीं मिलते हैं ज़्यादातर ना, तो हिंदी मीडियम में वो हमको अच्छा पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे वो। और आपका सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में नंबर है? मेरा हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स है। हिंदी में मार्क्स है सबसे ज़्यादा। यस। और हिंदी किस लिपि का भाषा है? हिंदी देवनागरी लिपि का भाषा है। इंग्लिश आप क्यों नहीं प्रेफ़र किए? जब 10th में आपने टॉप 9 स्टेट में लाया, तो फिर इंग्लिश को क्यों नहीं प्रेफ़र किया था 12th के लिए? क्योंकि स्टार्टिंग में हमको ऐसा लगता था कि इंग्लिश मेरा मतलब उतना मजबूत नहीं है कि हम मतलब कि लिख करके उसको टॉप कर सकें। हिंदी पे मतलब मेरा पकड़ ज़्यादा था, इसीलिए हम सोचे कि हिंदी में लेते हैं। फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो उस टाइम तक मेरा इंग्लिश भी इतना मजबूत हो चुका था, लग रहा था कि हम इंग्लिश में भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। लेकिन अब हिंदी दे चुके थे तो हिंदी में ही एग्ज़ाम दिए। इसीलिए हिंदी प्रेफ़र किया। और आपको बता दें 10th में आपने मैथमेटिक्स में कैसा नंबर लाया था? हमको याद नहीं है, मगर अच्छा मार्क्स आया था 90 प्लस। 10th में था, ये। तो फिर बायो क्यों रखा आपने? कुछ तो प्लान होगा आपका? हाँ, नीट के लिए हम बायो रखे थे। नीट के लिए। यस। आगे का प्लान है कि नीट, है ना? इस हुँ। बार मैथमेटिक्स में कितना आया? इस बार 85 मार्क्स है। मतलब आपका साइंस भी तगड़ा है, मैथ भी तगड़ा है। हाँ, बायो। कुछ ऐसा ओपिनियन जो अभी के बच्चे जिनको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, हिंदी को कम लोग प्रेफ़र करते हैं कि हिंदी से थोड़ा-सा लोग होता है ना, ऐसा क्यूरियोसिटी आता है कि नहीं क्या इंग्लिश रखना चाहिए, इंग्लिश के प्रति लोग कहीं न ज़्यादा दिखावा के लिए। तो एजुकेशन में आपने टॉप किया, कहीं न कहीं अपने जो पीछे जूनियर क्लास के बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से स्टडी करें कि वे भी कम से कम टॉप करें और उनका एक स्टडी लेवल हो, जो लोग टफ़ समझते हैं ख़ास करके ट्यूशन, कोचिंग वगैरह को? कुछ ओपिनियन दीजिए उनके लिए कि आपका पढ़ाई लेवल कैसा था? क्या आप बर्डन लेके पढ़ते थे? ज़्यादा भार लेते थे सर पे कि नहीं कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा या माइंड फ्री होके? हाँ, पढ़ाई के लिए कि सबसे पहले हम बुक को पढ़ें, मतलब कि जो सब सर पढ़ा रहे हैं उससे मतलब कि जिस दिन हम पढ़ने जा रहे हैं उस दिन सर क्या पढ़ाएँगे उससे पहले हम उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद सर जो पढ़ा रहे हैं उसको मतलब पढ़ के फिर घर आकर के फिर से उसी बुक को पढ़ते हैं। तो इससे 3 बार पढ़ने पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी थ्योरी को पढ़ते थे तो उसको पहले टेक्स्ट बुक पढ़ते थे। हाँ। और आजकल के बच्चे क्या है कोचिंग से गाइड-वाइड लेके जाते हैं, आंसर क्वेश्चन करके थ्योरी बैठ जाते हैं। हाँ, ये तो गलत है। गाइड मतलब आपको बुक प्रेफ़र करना होगा बच्चों को कि अगर वो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं पूरा थ्योरी बुक के साथ पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट में। हाँ, हाँ। कोचिंग से ज़्यादा मतलब कि होता है कि अगर बुक पढ़िएगा तो उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। और आप और भी कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे अपने अनुसार कि बच्चों को किस तरह पढ़ना चाहिए? हम कहेंगे कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा फ़ोकस पढ़ाई पे लगाना चाहिए, टाइम इधर-उधर वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस बच्चा को तो मम्मी-पापा भी चाहते हैं कि मतलब कि ये पढ़ते रहे। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मम्मी सब भी नहीं मतलब कि चाहती है कि वो सबको मतलब कि हम पढ़ाई से हटा कर के अलग काम दें। तो अगर टाइम मिल रहा है तो क्यों ना पढ़ाई करके अच्छा किया जाए। कभी ऐसा लगा कि पेरेंट्स बीच में कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस दिए आपको या ऐसा रोक कि बेटी है क्या पढ़ेगी मतलब आगे क्या करना है? अब जैसा होता है हमारे समाज में कि लड़कियों को ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता एजुकेशन सेक्टर में अगर इंटर बीए कर लिया नॉर्मली बात खत्म हो गया। तो आप जो अपने कुछ भी जो फ्यूचर में आपने सोचा होगा प्लान किया होगा कि एजुकेशन पे ही हमको जाना है बाद में डॉक्टर बनना है, तो उसमें कभी पेरेंट्स का ऐसा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना है? नहीं, मम्मी-पापा के थ्रू तो हमको नहीं लगा, मगर गाँव में तो हर जगह प्रचलित है हाँ। ऐसा, बच्चा को नहीं भेजता है। बाहर भेजने से लोग कतराते हैं। कहीं न कहीं उसका कुछ नेगेटिव वे भी दिखता है तो पेरेंट्स डरते हैं। और लड़कियों को ख़ास करके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लड़कियाँ भी आप समझ सकते हैं कि घर से बाहर जाती हैं तो उनका एक नेगेटिव जो थॉट होता है गाँव वालों का उसके कारण उनका मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रहता है कि क्या सोच रहे हैं लोग। तो लोग क्या सोचते हैं इस पे क्या कहिएगा अपने जो भी जूनियर हैं इस बार इंटर का एग्ज़ाम देंगे? नहीं समझे, फिर से बताइए? मेरे कहने का मतलब है जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ख़ास करके लड़कियों के लिए, आप लड़कियों के लिए समझिए अभी आइकॉन हैं। हुँ। आपने स्टेट में 4th रैंक लाया और अररिया डिस्ट्रिक्ट में आपने फर्स्ट लाया साइंस स्ट्रीम में, तो कहीं न कहीं आप अररिया के लिए एक मिसाल साबित हैं इस ईयर के लिए। हुँ, और आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, ख़ास करके लड़कियों को जो इस बार 12th की एग्ज़ाम देंगी, हुँ। जो इस बार 11th में है, आने वाले एग्ज़ामिनेशन में 12th में बैठेंगी और जो ख़ास करके लड़कियों का मैक्सिमम प्रॉब्लम तो आपको पता ही होगा, तो उसके लिए उनको कैसे फ्री रहना होगा? सबसे पहले तो लड़कियों को मतलब कि अपने मम्मी-पापा से फ्रैंक रहना चाहिए, और फिर उन सबको विश्वास दिलाना चाहिए कि मतलब हम अच्छा कर सकते हैं, तो मम्मी-पापा भेजेंगे, और फिर उसके बाद अगर पापा-मम्मी भेज देते हैं बाहर, तो फिर मम्मी-पापा के विश्वास को नहीं तोड़ें, बस इतना चाहिए, फिर ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कभी आपको पढ़ते हुए लगा कि आज इतना बर्डन अरे बहुत झोल है क्योंकि साइंस थोड़ा डिफिकल्ट टफ होता है। मैंने वैसे 12th साइंस से ही किया था।
थोड़ा सा होता है कि फिजिक्स में कुछ लोग का मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि आपका मैथ में इंटरेस्ट था तो कहीं ना कहीं फिजिक्स अच्छा ही होगा आपका। हाँ, फिजिक्स अच्छा था क्योंकि टीचर जो मिले थे ना हमको, वो जनरली मतलब कि फिजिक्स के ही सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर मिले थे। अच्छा, केमिस्ट्री कैसा है आपका? केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी ठीक है मेरा। अच्छा, आपको केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया थ्योरी कौन सा लगता है, किस चीज़ का? अ, सबको ऑर्गेनिक भारी लगता है मगर फिजिकल वगैरह से ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनिक होता है। हालांकि फिजिकल स्कोरिंग चैप्टर होता है मतलब कि अच्छा, आप एजुकेशन में तो बहुत तगड़ी हैं, वैसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन एजुकेशन के साथ आप स्पिरिचुअल को कैसे जोड़ते हैं? स्पिरिचुअल मतलब समझे, अध्यात्म है। धार्मिक। हाँ, धार्मिकता उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या एक स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हम देखें ऐसा कि मतलब कि हम लोग का प्राचीन जो सनातन धर्म है, उससे बहुत कुछ रिलेटेड रहता है एजुकेशन में। नया-नया जो इन्वेंशन सब हो रहा है, मतलब पीछे देखिएगा तो हमारे प्राचीन ग्रंथ में सब कुछ मतलब कि समावेशित किया हुआ है पहले से ही। कनाद के बारे में क्या आपका विचारधारा है? कनाद के बारे में हम पढ़े थे मगर अभी याद नहीं है कुछ इसीलिए। कनाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जिसको दार्शनिक बोलते हैं, जो एटम है उसको सबसे पहले उन्होंने कहा था, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? यस। एटॉमिक थ्योरी में आपको सबसे बढ़िया किसका एटॉमिक थ्योरी लगता है? गोल्डस्टीन के बारे में क्या विचारधारा है आपका? गोल्डस्टीन। केमिस्ट्री में तो गोल्डस्टीन को जानते ही होंगे। हाँ, पढ़े जेम्स थे 11th चैडविक, में। यस। गोल्डस्टीन। तो 12th में भी तो है आपका। 12th में नहीं है, 12th में नहीं है ना? 11th में। अच्छा, ये आपको एटॉमिक थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो सिद्धांत कौन दिए एटॉमिक थ्योरी का? सबसे पहला तो डाल्टन दिए थे, उसके बाद नील्स बोर, ये सब देते गए तो अच्छा सिद्धांत नील्स बोर का माना जाता है। अब बायो में आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक क्या लगता है आपको? बायो में सबसे बेहतरीन टॉपिक एनाटॉमी। उसके बारे में कुछ बताइए 2 शब्द। एनाटॉमी में मतलब कि प्लांट का आंतरिक संरचना के बारे में बताता है, मतलब कि जैसे कि मोर्फोलॉजी होता है तो उसके बाहरी मतलब कि रूप रंग के बारे में बताता है, लेकिन एनाटॉमी अगर पढ़िएगा तो उसमें उसके अंदर के बारे में बताता है, तो वो अच्छा होता है, पढ़ने में आसान है इसीलिए हमको अच्छा। सबसे ज़्यादा बायो में किस टॉपिक से आता है क्वेश्चन? बायो में जनरली रिप्रोडक्शन चैप्टर से वगैरह से ज़्यादा आता है। बायोडायवर्सिटी में आपका क्या ओपिनियन अपना, कि जो बायोडायवर्सिटी अभी तक हम लोग लगभग कितना जान चुके हैं बायोडायवर्सिटी को? बायोडाइवर्सिटी के बारे में से नहीं। और आपका फिजिक्स ही अच्छा है। आइंस्टाइन के बारे में कुछ बताइए लोगों को, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? आइंस्टाइन तो बहुत ज़्यादा सिद्धांत दिए थे, मतलब कि वो हमारे हमारे कंट्री से तो थे नहीं, फॉरेन कंट्री से थे। साइंस वाले तो सब फॉरेन से ही थे, है हाँ, जनरली मतलब ना? कि फॉरेन से ही है। आइंस्टाइन ने और एक सवाल है आपसे कि जो ई बराबर एम सी स्क्वायर है, हाँ, उस पे आपका क्या विचार है? ई बराबर एम सी स्क्वायर पे मतलब कि वो दिए थे कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसा हम लोग प्राचीन सिद्धांत में देखते हैं ना, मतलब कि रामायण वगैरह में, कि भगवान सब प्रकाश बन करके ख़त्म हो गए, उसी तरह से वो भी बताया कि मतलब प्रकाश भी तो एक तरह से ऊर्जा ही है ना, तो वही एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है मास। तो कहीं ना अभी कहीं आप स्पिरिचुअल भी हैं, क्योंकि जिस तरह आपका सेंस है आंसर बताने का, आप हर कुछ को जिस तरह, वैसे तो हमारा जो ग्रंथ है और साइंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ, आप जब डीप साइंस पढ़ेंगे, है ना, किसी न किसी थ्योरी में 100% वो मिलता है। हाँ, हर जगह मिलता है। स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ते हैं। कौन सा? कभी-कभी चाचा, जैसे कि अखंड ज्ञान है ना एक पत्रिका, वो आता है तो हम कभी-कभी उसको पढ़ते हैं। अच्छा रहता है, उसमें बहुत कुछ देता है न्यूज़ सब, ज्ञान वगैरह। और खास करके अभी के बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को किसी और दिशा में डाइवर्ट कर लेते हैं, तो लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा कि पहले अपने एग्जामिनेशन को, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट किया होगा, क्योंकि एक टॉपर बनने के लिए यहाँ पर तो कॉलेज का टॉपर लोग नहीं बन पाता है, और डिस्ट्रिक्ट में टॉप की हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट हैं अभी कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, देखिए लाइफ में अगर आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं एफर्ट करना पड़ता है, अपने आप को एक दिशा में रखना पड़ता है, खुद को डाइवर्ट नहीं करना होता है। अगर खुद को आप डाइवर्ट करते हैं कि नेगेटिव वे में जाते हैं, तो आपका लाइफ कहीं ना कहीं अलग रास्ते पे चला जाता है। अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन के साथ, जिस तरह रमा जी ने कहा कि आपको स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। और इनसे कुछ प्लान के बारे में जानते हैं कि 12th के बाद इनका क्या प्लान है? अभी एक शायद 1 डेढ़ मंथ बाद हम लोग का नीट का एग्ज़ाम है, तो हम उसमें बैठेंगे अभी, फॉर्म
मतलब कि भरेंगे, उसके बाद फिर उसमें बैठेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद जो होता है वो करने के बाद फिर आईएएस के एग्ज़ाम में बैठेंगे। मतलब लास्ट में मैं पूछने ही वाला था कि यूपीएससी को लेकर के आपका क्या ख्याल है? तो कहीं न कहीं आपका टारगेट है कि यूपीएससी करना है। हाँ। फिर यूपीएससी से पहले आप नीट क्यों क्लियर करना चाहती हैं? वो नीट कर लेंगे तो हमको मेडिकल का मतलब कि अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा ना, उसके तो बाद फिर डॉक्टर बन के आप एक आईएएस अधिकारी बनिएगा। कहीं अगर प्रॉब्लम होता है तो एक साथ ही आप फर्स्ट एड का भी काम कर लीजिएगा, फिर आईएएस अधिकारी का भी। हाँ। मेन स्ट्रीम क्या है? मेन आपका टारगेट क्या था कि एक आईएएस ऑफिसर बनना है? पहले से तो यही था कि आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन अभी बीच में टाइम है मेरे पास। आप तो अपने आप को किसी भी जगह सेटल कर सकती हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि नीट कर लेने के बाद डॉक्टर का ऐसा डिग्री होता है मतलब कि उसके पास ऐसी खूबी होती है कि वो तो कभी भी इंजीनियर भी बन के लोग पढ़ने का टेक्निक जान गए तो यूपीएससी क्रैश करते हैं। इंजीनियर तो उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन आजकल जितना ज़्यादा बीमारी बढ़ रहा है हाँ। उसके हिसाब से मतलब इसमें मतलब कि इसमें जॉब का कमी नहीं है कहीं भी। अब कहीं भी मतलब कि आराम से रह सकते हैं, कुछ नहीं आराम भी से है एक तो भी। डॉक्टर अपना लाइफ अच्छा से स्पेंड कर हाँ, सकता है बस कहीं। हाँ। तो रॉयल्टी यूपीएससी भी तो रॉयल्टी का है ना। आप जो अभी एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जो अब यूपीएससी करने के लिए आप तैयारी कीजिएगा, कहीं अगर ना मेडिकल हो पाया ना यूपीएससी तो? वो हो जाएगा। क्योंकि कभी-कभी लोग डाइवर्ट हो जाते हैं 2 जगह पे हाँ, अपना वो माइंड होता है। स्थिर, क्योंकि आप अपना आपने ही कहा अभी कि आपने एक टारगेट रखा, फिक्स आपका था कि नहीं 12th में मुझे टॉप करना है, तो उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, टाइम दिया। और फिर आप अब नीट से फिर यूपीएससी, कहीं न कहीं डाइवर्ट होगा माइंड, तो फिर दिक्कत नहीं हो सकता है क्या? नहीं, नीट निकालने के बाद तब तक बीच में 5 में मतलब कि 5 ईयर टाइम रहता है ना। हाँ। अभी से ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होगा तो उसके बाद यूपीएससी में फाइनल करेंगे ना, तो उस बीच में टाइम है मेरे पास। टाइम है। क्या पेरेंट्स आपको उतना टाइम देंगे? हाँ, मम्मी-पापा से तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम देंगे। आपकी मम्मी से भी बात करेंगे। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप पहले बोले थे कि कुछ बोल नहीं पाएँगे। क्या लगा कि औरों से मेरा क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था, आपने बुक से भी पूछा और कोई बुक से नहीं पूछ रहा था। बुक से नहीं पूछा था लोग। नहीं। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट को ये एडवाइस दूँगा कि अपने आप में एक टारगेट लीजिए। बिना टारगेट कभी भी कुछ नहीं होता, और ऐसे साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता होगा कि एक हमेशा फिज़िक्स भी बिना बैलेंस के नहीं चलता, है कि नहीं? हाँ। तो टारगेट एक बैलेंस है आपके लाइफ का। जैसे आपके लाइफ का बैलेंस गड़बड़ाया, तो कहीं न कहीं आप गिर सकते हैं। उसी तरह फिज़िक्स होता है, वो जो मोशन देखते हैं हमारा गाड़ी, साइकिल जो चलता है, वो भी तो बैलेंस पे ही चलता हाँ, है कि नहीं? एक ये साइंस के स्टूडेंट हैं, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस बात को भली-भाँति आप समझिएगा। और रमा जैसे अगर टॉप करना है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा स्टडी के पीछे। आपको टारगेट लेना पड़ेगा, कहीं न कहीं खुद को डाइवर्ट नहीं करना है। लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन अगर आप पाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप जॉब करेंगे। समाज को एक बेहतरीन तरीके से आप किसी भी अगर सेक्टर में जाएँ तो ढाल सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, रमा जी से यही कहना है कि बहुत-बहुत बधाई हो आपको टॉप करने पे हमारे चैनल की ओर से। थैंक यू सर। जय हिंद।